नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वंश यानी वर्धन वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वर्धन वंश जिसके प्रमुख शासक में हर्षवर्धन ने इस वंश को आगे बढ़ाया और हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया। हम इस वीडियो में वर्धन वंश में कौन-कौन से शासक हुए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ में ये भी चर्चा करने वाले हैं कि जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन, उसने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया। और हम हर्षवर्धन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्धन वंश से। वर्धन वंश क्या था और वर्धन वंश में प्रमुख शासक कौन-कौन से थे और किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य की बागडोर को संभाला। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन-कौन से थे। सबसे पहले है पुष्यभूति। नंबर 2 पे है नरवर्धन। नंबर 3 पे है राज्यवर्धन प्रथम। नंबर 4 पे आदित्यवर्धन नंबर 5 पे है प्रभाकर वर्धन। नंबर 6 पर राज्यवर्धन द्वितीय। और नंबर 7 पे है हर्षवर्धन। ठीक है। तो जो पुष्यभूति वंश है जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, इनमें प्रमुख 7 शासक हुए थे। सबसे पहले है पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। जो पुष्यभूति हैं, यह इस वंश के क्या थे? संस्थापक जिन्होंने ये वंश शुरू किया था। ठीक है। इस वंश को जो है इसीलिए पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही जो है जो वर्धन था, वर्धन ये क्या थी? इस वंश की उपाधि। वर्धन इस वंश की उपाधि थी, यानी जितने भी आगे शासक हुए हैं, जितने भी आगे राजा हुए हैं, उनके नाम के पीछे वर्धन आप देख रहे हैं, वर्धन लिखा हुआ है। ठीक है। तो यानी क्योंकि ये इनकी उपाधि है, इसीलिए जो है वर्धन जो है ये इनकी उपाधि है। तो इसीलिए आगे जितने भी शासक हुए हैं उनके नाम के पीछे जो है वर्धन लगा हुआ है। जैसे नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन आप देख रहे होंगे। ठीक है। और साथ ही जो है पुष्यभूति जो है शिव का भक्त था, शिव का भक्त। और यह है और भैरवाचार्य नामक शैव सन्यासी का इस पर गहरा प्रभाव था। शैव सन्यासी का इस पर गहरा प्रभाव था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। ठीक है। थानेश्वर क्या थी? इसकी राजधानी। मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है। तो पुष्यभूति जो शासक है, ठीक है, वह इस वंश का संस्थापक था, वर्धन वंश का। इसीलिए वर्धन वंश का नाम जो है पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश को जो है शुरू किसने किया था? पुष्यभूति ने। ठीक है। और ये है पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था जिसने ये वर्धन वंश जो है शुरू किया था। वर्धन जो है इनकी उपाधि थी। आगे जितने भी शासक हुए हैं उनके नाम के पीछे जो है वर्धन वर्ड लगा हुआ है। और ये शिव के भक्त थे। ठीक है। शिव जी को मानते थे। और भैरवाचार्य नामक एक शैव सन्यासी था। ठीक है। जो शिव जी को मानता था, एक सन्यासी। तो भैरवाचार्य उसका नाम था। ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, थानेश्वर। ठीक है, अब पढ़ते हैं नरवर्धन जो है, इसके पश्चात पुष्यभूति के पश्चात जो है नरवर्धन गद्दी पे बैठा, उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम जो है गद्दी पे बैठा, उसके बाद आदित्य वर्धन जो है गद्दी पे बैठा, उसके बाद जो है प्रभाकर वर्धन गद्दी पे बैठा। जो यहाँ पर जो है मुख्य शासक है, हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में। ठीक है, यह भी इस जो है वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, यानी कि यह इस वंश का महान शासक है, महान शासक। ठीक है, और यह सूर्य का उपासक था, सूर्य का उपासक। उपासक का अर्थ होता है हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसको मानते हैं, तो उस व्यक्ति को, ठीक है, उपासक कहा जाता है। तो यह जिस प्रकार से जो पुष्यभूति है शिव जी का वो मानता था, शिव जी का भक्त था, इसी प्रकार से ये सूर्य का भक्त था, तो सूर्य को मानता था। ठीक है, तो इसे प्रतापशील भी कहा जाता था, प्रतापशील के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, और आगे इन्होंने जो है 2 उपाधियां धारण की थी, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज और परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परम भट्टारक। ठीक है, ये इन्होंने 2 उपाधियां जो है धारण की थी। ठीक है, ये उपाधियां थी इनकी। इन्होंने मौखरियों के साथ जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे, मौखरियों के साथ, मौखरियों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुत्री जो है राज्यश्री का विवाह किया था मौखरी शासक ग्रहवर्मन से, ग्रहवर्मन से। ठीक है, जो प्रभाकर वर्धन है यह इस वंश के महान शासक थे और ये सूर्य के उपासक थे। ये प्रतापशील और जो है इनको प्रतापशील नाम से भी जो है जाना जाता था, और इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक नामक 2 उपाधियां धारण की थी। मौखरियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इन्होंने अपनी पुत्री राज्यश्री का जो विवाह है ग्रहवर्मन से किया था, जो कि एक मौखरी शासक थे। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन, जो राज्यवर्धन है वह भी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। राज्यवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन, जो प्रभाकर वर्धन है वह राज्यवर्धन द्वितीय के पिता हैं। ठीक है, तो जो राज्यवर्धन द्वितीय है उसने अपने पिता प्रभाकर वर्धन की आज्ञा लेकर जो है हुणों से आक्रमण करने के लिए गया, यानी प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन दोनों ही हुणों से मुकाबला करने के लिए गए। ठीक है, और जो है इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, जब युद्ध के लिए गए तो प्रभाकर वर्धन जो है मतलब युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो इसीलिए जो राज्यवर्धन है, ठीक है, राज्यवर्धन क्या हुआ, तो फिर जो राज्यवर्धन है वह थानेश्वर का शासक बना, थानेश्वर का शासक बना। और जो मतलब इतने में ही क्या हो जाती है कि जो मालवा का शासक है, मालवा का राजा है जिसका नाम है देवगुप्त, उसने उसके जो है जीजा की हत्या कर दी और साथ ही उसकी जो बहन है यानी कि जो राज्यश्री है उसे भी साथ में ले गया। ठीक है, तो जब जैसे ही राज्यवर्धन को इस बात की जो है खबर मिलती है, तो जो राज्यवर्धन है हर्षवर्धन यानी अपने भाई, छोटे भाई हर्षवर्धन को जो है गद्दी सौंपकर, ठीक है, जो देवगुप्त है उससे बदला लेने के लिए मालवा में चले जाते हैं और वहां पर जो राज्यवर्धन है वह देवगुप्त को पराजित करता है, लेकिन शशांक और देवगुप्त जो है दोनों ही धोखे से जो है राज्यवर्धन को मार देते हैं। और ठीक है, तो राज्यवर्धन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो हर्षवर्धन है वह गद्दी पे बैठता है 1606 ईस्वी में।
ठीक है। और राज्यवर्धन जो है जब गद्दी पे बैठता है तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्यवर्धन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि जो थानेश्वर है उसका शासक बना राज्यवर्धन जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बाद में यह है ग्रहवर्मन और ग्रहवर्मन की मृत्यु तथा बहन राज्यश्री द्वारा राज्यश्री को कैद किए जाने पर जो है राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए जो है देवगुप्त जो कि मालवा का शासक है, मालवा का, उससे युद्ध करने के लिए जाता है, ठीक है। जिसमें जो देवगुप्त है पराजित हो जाता है, लेकिन जो देवगुप्त और शशांक, ठीक है। देवगुप्त और शशांक जो है इसकी राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात जो है 606 ईस्वी में अब हर्षवर्धन अपने भाई के स्थान पर गद्दी पे बैठता है। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब राज्यवर्धन के बाद जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है तो हम आगे पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा कि जो राज्यवर्धन है मतलब थानेश्वर का शासक है, कब बनता है जब प्रभाकर वर्धन उसका जो मतलब पिताजी हैं प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन जब हुणों से मुकाबला करने के लिए जाते हैं तो युद्ध में जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए प्रभाकर वर्धन के स्थान पर उनका जो बेटा है राज्यवर्धन वह गद्दी पे बैठता है, ठीक है, और थानेश्वर का शासक बनता है। और जैसे ही उसे न्यूज मिलती है कि उसका जो जीजा है जिसका नाम है ग्रहवर्मन और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उसे कौन मारता है? देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक है, ठीक है। और जो देवगुप्त है मालवा का शासक वह उसकी बहन राज्यश्री को भी अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो अपनी बहन को साथ ले जाने की न्यूज सुनकर अपने जीजा की मृत्यु की बात सुनकर जो है राज्यवर्धन है वो बदला लेने के लिए देवगुप्त के पास जाते हैं मालवा में, और मालवा में जो है देवगुप्त को वह पराजित कर देते हैं। लेकिन देवगुप्त और शशांक जो है धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन जो है गद्दी पे बैठा। अब हम आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो कि इस वंश का अंतिम शासक है हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन है इस वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक इनका जन्म 590 में हुआ। इनके पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। इनकी माता थी यशोमती, ठीक है। और इनके भाई थे राज्यवर्धन द्वितीय, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के पश्चात जो है गद्दी पे इनका भाई राज्यवर्धन द्वितीय बैठता है। राज्यवर्धन द्वितीय के पश्चात जो है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और वह थानेश्वर का शासक बनता है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, ठीक है। थानेश्वर
का शासक, ठीक है, बना। और इसके पश्चात जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उन्होंने अपने भाई राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है मालवा के शासक, एक तो शशांक और देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक है, देवगुप्त, ठीक है, जो मालवा का शासक है, उनसे बदला लेने के लिए सोचा, ठीक है, और बदला भी लिया, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात जो है हर्षवर्धन ने अपनी बहन को, ठीक है, जिसका नाम था राज्यश्री, आचार्य दिवाकर मित्रा, आचार्य दिवाकर मित्रा की सहायता से कनौज में अपनी बहन को ढूंढा, कनौज में अपनी बहन को, जिसका नाम था राज्यश्री, को ढूंढ निकाला और कनौज का भी शासक बन गया। कनौज पर भी अधिकार कर लिया हर्षवर्धन ने, ठीक है। वल्लभी के राजा, वल्लभी के शासक ध्रुवसेन से भी हर्ष का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें ध्रुवसेन जो है पराजित हुआ और उसने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्रुवसेन, ठीक है, उसने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह जो है ध्रुवसेन से करवा दिया, ठीक है। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? ध्रुवसेन से, जो कि वल्लभी का शासक है, ध्रुवसेन। अब दोनों में जो है मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित हो गए, मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित हो गए, ठीक है। एक चीनी यात्री है जिसका नाम है ह्यूनसांग, उसके अनुसार हर्षवर्धन ने कनौज से जो है गौतम बुद्ध का दांत मंगवाकर ठीक है। तो हर्षवर्धन कनौज जो है, कनौज से हर्षवर्धन ने गौतम बुद्ध का दांत मंगवाकर जो है कनौज के निकट जो है संघाराम में प्रतिस्थापित करवाया। चीन से भी मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए और हर्ष के टाइम पे एक चीनी यात्री ह्यूनसांग भारत आया, ठीक है। ह्यूनसांग जो है भारत आया हर्ष के दरबार में, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो हर्षवर्धन है वह इस वर्धन वंश का अंतिम शासक है। उसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में
और प्रभाकर वर्धन उसके पिता का नाम है, यशोमती उनकी माता का नाम है, राज्यवर्धन द्वितीय जो है इनके बड़े भाई हैं। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने जो है राज्य किया और थानेश्वर के ये शासक थे। अपने जो है फादर की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन इनका बड़ा भाई जो है गद्दी पे बैठता है, थानेश्वर की वांगडोर संभालता है। थाने राज्यवर्धन के पश्चात जो है मतलब हर्षवर्धन जो है गद्दी पे बैठा और थानेश्वर की वांगडोर संभाली, थानेश्वर का शासक बना। और शशांक और देवगुप्त जिन्होंने जो है इनके भाई राज्यवर्धन की मृत्यु जो है हत्या की थी, उनसे बदला लेने के लिए, ठीक है, जो हर्षवर्धन है मालवा के शासक के पास जाता है, यानी देवगुप्त के पास जाता है और उनसे बदला लेता है, ठीक है। और आचार्य दिवाकर मित्रा जो है इनकी सहायता से जो है इन्होंने अपनी बहन को ढूंढ निकाला, कहां से, कनौज से। और कनौज पर भी अब जो है हर्षवर्धन का राज्य हो गया, ठीक है। और कनौज के ये शासक बने। उसके पश्चात जो है वल्लभी में जो है ध्रुवसेन, वल्लभी के जो शासक हैं ध्रुवसेन, ठीक है, उनके साथ भी हर्ष का युद्ध हुआ जिसमें ध्रुवसेन जो है पराजित हुए और जो है इन्होंने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इन्होंने, हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह जो है ध्रुवसेन से करवा दिया, ठीक है, और जो है दोनों में मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित हो गए। हर्षवर्धन जो है वह कनौज, हर्षवर्धन ने कनौज से जो है गौतम बुद्ध का दांत मंगवाकर जो है संघाराम जो है में प्रतिस्थापित करवाया और इन्होंने चीन से भी मित्रता पूर्वक जो है संबंध स्थापित किए। और चीन से एक चीनी यात्री जिसका नाम है ह्यून सांगो भारत आता है हर्ष के दरबार में। हर्ष के दरबार में आकर उसने जो कुछ भी देखा, ठीक है, आंखों देखा, उसे जो कुछ भी वर्णन देखा हर्ष के दरबार में क्या क्या होता है, हर्ष राजा जो है किस प्रकार से जो है शासन करता है, उसके राज्य में कौन कौन से जो है दरबारी हैं, कौन कौन से जो है मंत्री हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, तो उससे संबंधित ह्यून-सांग जो है उसने जो है अपने लेख लिखे, ठीक है। और हर्षचित्र नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने हर्ष के शासन के बारे में और हर्ष की जीवनी के बारे में लिखा। आगे पढ़ते हैं। तो ह्यून-सांग ने अपने लेख के जरिए बहुत कुछ हमें बताने का प्रयास किया कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में उसका प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था। जो हर्षवर्धन के समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी। जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उसके अपने भी जो लेख लिखे हुए हैं उनसे भी हमें यही पता चलता है कि जो राजा था बेहद उदार था, ठीक है, दयालु राजा था, अच्छा राजा था। और जो हर्षवर्धन है, ठीक है, वह मतलब जो चीनी यात्री ह्यून-सांग है उसने अपने वर्णन में लिखा है कि जो हर्षवर्धन है अपने प्रशासनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि कभी-कभी वह भूख प्यास भी भूल जाता, ठीक है, भूल जाता था। और साथ ही जो हर्षवर्धन है मतलब उसने अपने दिन में जो है 3 भागों में, जो दिन है ना अपना मतलब पूरा डे है उसे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। जो दिन का समय था वो प्रशासनिक कार्य में और बाकी के बचे जो 2 टाइम्स थे उसे जनहित कार्यों में यानी लोगों की भलाई के लिए और साथ ही जो है धार्मिक कार्यों में वह व्यस्त रहता था, ठीक है। तो उसने जो है 3 भागों में अपनी दिनचर्या बांट रखी थी। दिन का समय प्रशासनिक कार्यों में और बाकी के जो 2 टाइम पीरियड हैं वह है धार्मिक और जन कल्याण के लिए जो है रखता था, ठीक है। इसके पश्चात जो राजा है यानी कि जो हर्षवर्धन कभी-कभी भूख प्यास भी भूल जाता था, भूख प्यास भी भूल जाता था, वह इतना व्यस्त रहता था मतलब अपने प्रशासनिक कार्य में, ठीक है। साम्राज्य संगठन। हर्ष का जो साम्राज्य संगठन था वह सामंती सिद्धांतों पर आधारित था, सामंती सिद्धांतों पर आधारित था। और जो हर्षवर्धन है इसके साम्राज्य में जो है गृह राज्य
भोग राज्य, अधीन राज्य, अधीन राज्य, अधीन मित्र, ठीक है, यह सम्मिलित थे, जिसमें जो है गृह राज्य पर, जो ये गृह राज्य है, इस पर जो है हर्षवर्धन का पूरा कंट्रोल होता था, ठीक है। लेकिन बाकी के जो भोग राज्य और अधीन मित्र है, इन पर जो है सामंती सिद्धांतों के जो अधिकारी थे उन पर कंट्रोल करते थे। और जो चीनी यात्री है वो ये भी वर्णन करता है कि जो हर्षवर्धन का साम्राज्य है, ठीक है, वह मौर्य साम्राज्य की तरह स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली नहीं था, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है उसका जो है पूरा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि जो हर्षवर्धन है उसने अपने साम्राज्य जो है उसका सामंती सिद्धांतों पे आधारित था, उसमें सिर्फ गृह राज्य जो था उस पे हर्षवर्धन का जो है पूरा नियंत्रण होता था, बाकी के जो डिपार्टमेंट से वह सामंती सिद्धांत के जो अधिकारी थे वही संभालते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के जो सहायक अधिकारी हैं जो कि प्रशासन चलाने में उसकी मदद करते हैं उसके बारे में। हर्षवर्धन के सहायक मंत्री तथा अधिकारी। जो हर्षवर्धन उसके शासन चलाने के लिए जो अलग अलग मंत्री हैं उसकी मदद करने वाले, जो उनकी मदद करते थे शासन चलाने में, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो चीनी यात्री ह्यूनसांग है उसने बताया है कि जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है मंत्री होते थे। शिक्षा मंत्री अलग होता था, बजट मंत्री अलग होता था, वित्त मंत्री अलग होता था, प्रधानमंत्री अलग होता था, तो सबके काम जो है बटे हुए होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे मंत्री परिषद कहा गया है। अलग अलग मंत्री होते थे, इसमें जो है हर्षवर्धन के समय में नागानंद जो कि प्रधान अमात्य था, प्रधान अमात्य रत्नावली ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री था, कुंतल जो कि घुड़सवारों का मंत्री था, अवंती युद्ध और सेना का प्रधान था, सिंहनाद सेना का प्रधान था, ठीक है। इस प्रकार से जो ह्यूनसांग है चीनी यात्री, उसने बताया है कि जो हर्षवर्धन है राज्य प्रबंध चलाने के लिए जो मंत्री परिषद है उसकी सहायता करती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं वो उसकी मदद करते थे राज्य प्रबंध चलाने के लिए। जो नागानंद है वो जो है प्रधान अमात्य था, रत्नावली जो है प्रधानमंत्री था, कुंतल किसे कहते थे जो घुड़सवारों का मतलब मंत्री होता है, ठीक है। उसके बाद जो अवंती था वह युद्ध और सेना का प्रधान होता था, जो सिंहनाद है वह सेना का प्रधान होता था, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के सैनिक संगठन के बारे में। सैनिक संगठन किस प्रकार का था? सैनिक संगठन के बारे में जो चीनी यात्री ह्यूनसांग है उसने बताया है कि जो हर्षवर्धन है उसकी जो सेना थी वह चतुर्गिणी थी, चतुर्गिणी सेना। चतुर्गिणी का अर्थ होता है जो 4 भागों में बटी हो, 4 भाग थे सेना के। वे 4 भाग कौन कौन से थे? पैदल सैनिक, ठीक है, घुड़सवार,
हाथियों की सेना और रथ सेना। ठीक है। और जो हर्षवर्धन है उसके राज्य में जो है हाथियों की सेना थी 5000 और जो घुड़सवार थे इनकी संख्या थी 2000। ठीक है। बाद में जो है और जो पैदल सैनिक हैं, पैदल सैनिकों की संख्या थी 50,000। ठीक है। जो चीनी यात्री ह्यूनसांग कहता है कि जो हर्षवर्धन है गद्दी पर बैठते ही उसने जो है एक स्ट्रॉन्ग मजबूत जो है सेना तैयार कर ली। उसने अपनी सेना में जो है 50,000 पैदल सैनिक, घुड़सवार जो है 2000 और हाथी की जो सेना है 5000 नियुक्त की थी। और इसके पश्चात जो ह्यूनसांग है उसने ये भी कहा है कि बाद में ये जो सैनिकों की संख्या है वो बढ़ा दी गई, यानी बढ़ा दी गई। जो हाथियों की सेना है उसमें जो है 60,000 हाथी की सेना जो है बढ़ा दी गई और उसके पश्चात जो घुड़सवार है और बाद में जो घुड़सवार है इनकी संख्या कर दी 1,00,000। 1,00,000। ठीक है। इस प्रकार से जो है चीनी यात्री ह्यूनसांग ने इसकी सेना का वर्णन किया है। आगे पढ़ते हैं कानून व्यवस्था के बारे में। तो चीनी यात्री ह्यूनसांग ने वर्णन किया है कि हर्ष के समय की जो कानून व्यवस्था थी उसमें जो है अपराधियों को जो अपराध है बहुत कम होते थे। ठीक है। अपराध बहुत कम होते थे और अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता था तो उसे अंग भंग से लेके पूरा जीवन जो है कारावास की सजा भी दी जाती थी, यानी कि उम्र कैद जिसे हम कहते हैं, उम्र कैद की सजा भी दी जाती थी। अंग भंग का मतलब होता है शरीर का कोई हिस्सा जो है उसे काट देना। ठीक है। तो अंग भंग की सजा भी दी जाती थी और अपराध वैसे तो बहुत ही ज्यादा कम होते थे हर्षवर्धन के समय में। ठीक है। उम्र कैद की सजा भी दी जाती थी और इसके अलावा जो है मतलब किसी की परीक्षा लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है अपराधी नहीं है तो उसकी परीक्षा लेने के लिए जो है जल, अग्नि, ठीक है, और वायु इत्यादि जो है इनसे उसकी परीक्षा ली जाती थी। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था, ह्यूनसांग का कहना है कि हर्षवर्धन के समय की जो राज्य व्यवस्था थी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के करों से जो है आय आती थी। विभिन्न प्रकार के कर होते थे। ठीक है। जो कि किसानों से वसूले जाते थे। ठीक है। इसके पश्चात जो है उस समय में एक वनपाल होता था, वनपाल, जो कि वन का अधिकारी होता था, वन का प्रधान होता था। भौगोलिक कर वसूलने वाला, पुस्तपाल, जमीन का हिसाब रखने वाला, ठीक है, ये अधिकारी होते थे नियुक्त। और राजस्व वसूली का 1/6 भाग जो है राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है। और माना जाता है कि 100 गांव से जितना भी कर इकट्ठा होता था उसे जो है नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च जो है चलाया जाता था। ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के सहायक मंत्री या अधिकारी, जो हर्षवर्धन है उसके समय
उसके शासनकाल में अलग अलग टाइप के जो है मंत्री होते थे, ठीक है, जो कि उसकी सहायता करते थे राज्य प्रबंध चलाने के लिए। जो नागानंद है वह प्रधान अमात्य था, रत्नावली प्रधानमंत्री, कुंतल घुड़सवारों का मंत्री होता था, अवंती युद्ध और सेना का प्रधान होता था, सिंहनाथ जो है सेना का प्रधान होता था। इसी प्रकार की जो सैनिक संगठन है वो किस प्रकार का था? हर्षवर्धन के समय में उसकी सेना जो है 4 भागों में डिवाइड होती, इसे चतुर्गिणी कहते थे, ठीक है। 4 भागों में कैसे? पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी सेना, रथ सेना, ठीक है। जो पैदल सैनिक थे उनकी संख्या थी 50,000, घुड़सवारों की संख्या 2,000 थी, ठीक है, जो बाद में 1 लाख कर दी गई थी। हाथियों की जो सेना थी वो 5,000 थी, बाद में जो है 60,000 कर दी गई। और इसके पश्चात जो है एक रथ सेना होती थी, 4 भागों में डिवाइडेड होगी, ठीक है। उसके बाद जो हर्ष के समय की कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी? अपराधी बहुत ही ज्यादा कम होते थे। अगर कोई अपराधी अपराध करता था तो उसे अंगभंग की सजा दी जाती थी, उसके शरीर का कोई हिस्सा काट लिया जाता था या उम्र कैद की सजा दी जाती थी। जल, अग्नि, वायु के द्वारा जो है उसकी परीक्षा ली जाती थी। राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी? विभिन्न प्रकार के जो है कर किसानों से वसूले जाते थे। वनपाल जो है वन का अधिकारी होता था। भौगिक जो है कर वसूलने वाला व्यक्ति होता था, यानी कि प्रधान होता था जो कि कर वसूलता था, उसको भौगिक कहा जाता था। जमीन का हिसाब रखने वाला जो अधिकारी था उसे पुस्तपाल कहा जाता था। और राजस्व वसूली जो है कितनी ली जाती थी? 1/6, ठीक है, हिस्सा लिया जाता था। 100 गांव से जो भी कर वसूला जाता था वो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए दिया जाता था, ऐसा ह्यून-त्सांग ने वर्णन किया है। आगे पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हर्ष की जन कल्याण संबंधी कार्य। जो हर्षवर्धन है उसने अपने प्रशासन के साथ साथ लोगों को कल्याण की तरफ भी बहुत ध्यान दिया। उसने बहुत सारी सराहों का निर्माण करवाया, पुल बनवाए और जो है बहुत सारे जो है मंदिर, विहार, ठीक है, इनकी जो है उसने संरचना करवाई थी, मतलब उनका निर्माण करवाया, ठीक है। जो हर्ष है उसने बौद्ध विहारों, ठीक है, और उसने सरायों का निर्माण करवाया। सराय, पुल, मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया, ठीक है। उसने जो है बहुत सारे दान भी दिए हर्ष ने, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन था वह बहुत ही ज्यादा मतलब जन कल्याण की तरफ उसने जो है ध्यान दिया। उसने अपने प्रशासनिक कार्य के साथ साथ जन कल्याण की तरफ भी ध्यान दिया। उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, चैत्य बनाए, विहार बनवाए, उसने जो है सरायों का निर्माण करवाया, पुल बनवाए, रास्ते में जो है वृक्ष लगवाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जो हर्षवर्धन है उसने प्रशासनिक कार्य के साथ साथ जो है जन कल्याण की तरफ भी ध्यान दिया था। अब पढ़ते हैं हर्षवर्धन की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति। जो हर्षवर्धन है वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। धर्म सहिष्णु, सभी धर्मों की वह रिस्पेक्ट करता था, सम्मान समझता था। उसने अपने समय में जो है बौद्ध आयोजन भी करवाए, ठीक है। उसने जो है अपने आयोजन के जरिए शिव की पूजा, सूर्य की पूजा, ठीक है, इस प्रकार से जो है उसने पूजा भी करवाई थी। साथ ही जो हर्षवर्धन है उसने जो गौतम बुद्ध का दांत है, ठीक है, उसे कनौज से मंगवाया और कनौज के निकट जो है संघाराम में उसे स्थापित करवाया, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है वह बौद्ध धर्म में अपनी बहन जो राज्यश्री है, राज्यश्री, ठीक है, उसके जरिए जो है बौद्ध धर्म की तरफ वह आकर्षित हुआ, ठीक है, आकृष्ट। और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन जो है साहित्य और शिक्षा को भी संरक्षण देता था। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो है
खर्च जो है वो 100 गाँव से जो भी कर इकट्ठा होता था वहां से लेता था। ठीक है, जो हर्षवर्धन है उसने शिक्षा और संरक्षण के लिए ऐसा माना जाता है, जो प्रोफेसर मजूमदार है, डॉक्टर मजूमदार, ठीक है, तो उनका मानना है कि जो हर्षवर्धन है जितनी कुशलता से वह तलवार पकड़ता था, कुशलता से वह तलवार पकड़ता था, उतनी ही कुशलता से वह कलम भी पकड़ता था। ठीक है, उतनी ही कुशलता से वह कलम भी पकड़ता था। और उसने जो है खुद भी नाटक लिखे, और वह नाटक कौन से थे? रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, जो हर्ष है उसने यह 3 नाटक लिखे। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो हर्षवर्धन है उसने जन कल्याण के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए। उसने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, सराओं का निर्माण करवाया, पुल का निर्माण कराया, मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। वह बहुत सारा दान भी दिया करता था। ठीक है, इसके पश्चात जो है हर्षवर्धन है प्रशासनिक कार्य के साथ साथ उसने जन कल्याण यानी लोगों के मदद के लिए जो है उनकी सहायता के लिए भी कई कार्य किए थे। इसके पश्चात धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? जो हर्षवर्धन था धर्म सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों का सम्मान करता था और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, किसी भी धर्म को वो छोटा बड़ा नहीं समझता था, सबको बराबर समझता था। ठीक है, उसने बौद्ध आयोजन भी करवाया था। और इसके पश्चात जो है गौतम बुद्ध का दांत जो है कन्नौज के संगाराम में स्थापित करवाया था। वह अपनी बहन राज्यश्री के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ और वह बौद्ध धर्म को मानने लगा। उसके पश्चात साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो हर्षवर्धन है उसने जितनी ही मतलब प्रोफेसर मजूमदार का मानना है कि जितने कुशलता से वह तलवार चलाना जानता था उतनी कुशलता से वह कलम चलाना भी जानता था। ठीक है, उसने जो है 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 नाटक जो है हर्षवर्धन ने लिखे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इसी प्रकार की अन्य इंपॉर्टेंट जो है वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।